नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे सभी न्यूज मित्रों का स्वागत। शुरुआत सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहली बड़ी खबर पहले आपको एक ऐसा नंबर घोटाला दिखाएंगे जिसमें छात्रों ने एग्जाम में जय श्री राम और जय हनुमान लिखा तो टीचर ने 56% नंबर देकर पास कर दिया। इतना ही नहीं, उत्तर पुस्तिका में रोहित शर्मा, हार्दिक और कोहली के भी नाम लिखे थे। यह कारनामा कहां हुआ है आपको जरूर देखना चाहिए। फिर राहुल गांधी के कांपने वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का शहजादे वाला तंज। आज पीएम ने चुनावी रैली से राहुल गांधी के जुबानी हमलों का चुन चुनकर जवाब दिया है। इस पर हमने एक रील तैयार की है जिसमें सियासत की नई गर्मी है। फिर सत्ता का नया कलेश आपको देखना चाहिए और हम आपको जो दिखाने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। दूसरे चरण के चुनाव से पहले जुमे की नमाज और संतोषी मां का जिक्र क्यों किया गया। आमने सामने होंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिन्होंने एक दूसरे पर जमकर शब्द बाण चलाए। वैसे आज चौके छक्के वाले बयान यूपी के कन्नौज से भी आए हैं, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नामांकन भरा। कन्नौज वाली सियासत की पिच पर आज बीजेपी की ओर से भारत पाकिस्तान का जिक्र हुआ। जवाब में अखिलेश ने कहा, पहली बॉल पर छक्का मारूंगा। लेकिन सियासी चिंगारियों के बीच आज चुनाव से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प खबर बिहार से आई है, जहां करीब 400 कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में अपना नाम देखकर बीमार हो गए। किसी को बुखार आ गया, किसी ने खुद को दिव्यांग बता दिया। लेकिन इनके साथ हुआ क्या और आगे क्या होगा जरूर देखेगा। और भारत में क्रेडिट कार्ड की सत्ता और मजबूत हो गई है। सोचिए, चिंताजनक खबर है या खुशी की खबर है। मार्च 2024 में क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन खर्च का आंकड़ा पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। इस मार्च में क्रेडिट कार्ड का खर्च पिछले मार्च से 20% यानी करीब 86,390 करोड़ रुपए ज्यादा है। कितनों ने चुकाया यह भी आना चाहिए वैसे। और चीनी स्पेस एजेंसी के 3 अंतरिक्ष यात्री आज स्पेस में तियांगोंग स्टेशन जाने वाले हैं। ये एस्ट्रोनॉट शेनझोउ 17 टीम का स्थान लेंगे, जो पिछले वर्ष अक्टूबर से चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद है। एजेंसी का लक्ष्य 2030 तक आम लोगों को चंद्रमा पर भेजना है। लेकिन शुरुआत करते हैं आज एक इम्तिहान से। बड़ा दिलचस्प इम्तिहान है और सोचिए इस इम्तिहान में किसका ज्यादा बड़ा इम्तिहान हुआ, टीचर का, स्टूडेंट्स का या हम सब का, जो बाद में ये स्टूडेंट्स हमारे सामने आने वाले हैं। सत्ता की शुरुआत आज हम एक बड़ी दिलचस्प खबर से कर रहे हैं। अपने न्यूज मित्रों ने, आप हमारे न्यूज मित्रों ने कई परीक्षाएं दी होंगी, बड़े बड़े एग्जाम के लिए दिन रात पढ़ाई की होगी, एग्जाम में जमकर कलम घिसी होगी, शीट पर शीट भरी होगी, फिर जाकर आप अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर कोई किसी एग्जाम में, ये देखिए जरा, जय श्री राम लिख दे, देखिए जय राम जी, जय हनुमान लिख दे, ये देखिए, फिर क्या करेंगे। या फिर इंडिया के क्रिकेटर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिख दे, तो क्या वो पास हो पाएगा। आप कहेंगे हरगिज नहीं, सवाल ही खड़ा नहीं होता। लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में लेकर चलेंगे जहां इस अनहोनी को होनी में बदल दिया गया है। मतलब कुछ छात्रों ने एग्जाम में पूछे गए सवालों के जवाब में लिखा जय हनुमान, जय श्री राम, और हो गया 56% नंबर का इंतजाम, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टीचर ने उन्हें 56% अंकों के साथ पास कर दिया है। चौंकिए मत, यह कारनामा और नंबर घोटाला हुआ यूपी के जौनपुर में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां कुछ छात्रों के लिए जय श्री राम किसी परीक्षा में पास होने का अचूक मंत्र बन गया है। कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए। दरअसल जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पिछले 30 जनवरी को डी फार्मा की परीक्षा कराई गई। डी फार्मा आप जानते हैं, जिसमें पहले और दूसरे सेमेस्टर के 4 छात्रों ने एग्जाम की आंसर शीट में जय श्री राम लिख दिया। और तो और खुद को पास कराने की जिम्मेदारी भगवान हनुमान पर भी डाल दी और साथ में कई क्रिकेटर्स के नाम भी लिख दिए, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ। शिक्षकों ने सभी 4 छात्रों को पास कर दिया और एक छात्र को 56% नंबर तक दे दिए हैं। यह नंबर घोटाला करने वाले टीचर्स के नाम जानना ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर विनय वर्मा और डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के शिक्षक हैं। अब यह पूरा मामला सामने आने के बाद दोनों आरोपी टीचर पर एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन अब इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टीवी9 भारतवर्ष के पास वो उत्तर पुस्तिका मौजूद है जिसमें जय श्री राम और क्रिकेटर के नाम लिखे गए थे और ऐसा करने पर उन्हें 56% नंबर भी मिल गए। हमने आपके लिए 29 पन्ने की आंसर शीट से वो पेज निकाले हैं जो आपको चौंकाने वाले। आइए देखिए। लेकिन यहां पर दुख मुझे किस बात का है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको बिग बॉल दिखाता हूं, देखिए जरा। ये देखिए, जय राम जी की पास हो जाई।
ये देखिए जयराम जी की पास हो जाएं। ये देखिए उत्तर नंबर 2 जिसमें क्या लिखा है शायद ही कोई समझ पाए, ना कोई शब्द समझ में आएगा ना वाक्य। यहां पर आगे क्या क्या लिखा है किसी को नहीं समझ में आ रहा। डिफरेंट इज ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन पता नहीं, ये समझ में आ रहा है जयराम जी पास हो जाएं। सोचिए चौथी लाइन पर यह लिखा है। अब आगे देखिए और इंटरेस्टिंग चीज हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको इस उत्तर पुस्तिका के जवाब नंबर 2 का अगला पेज दिखाते हैं। ये देखिए बुरे वक्त में भगवान याद आते हैं, लेकिन इनको तो उत्तर पुस्तिका में ज्यादा याद आ रहे हैं। अब देखिए यहां भी छात्रों ने एक लाइन में जय श्री राम लिख दिया, ऊपर फार्मेसी एज अ करियर है, आगे सन्नाटा है, समझते रहो। ये देखिए जय श्री राम। अब देखिए जरा ध्यान से, लेकिन इस छात्र ने परीक्षा में सिर्फ भगवान राम को ही नहीं याद किया। ये सबसे इंटरेस्टिंग छात्र है। ये देखिए शायद ये आईपीएल देखने में इतना मसरूफ था कि इसने पढ़ाई करना भूल गया। उनके सेवक और परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का भी जिक्र किया है और आगे हम आपको दिखाएंगे आईपीएल का जिक्र। ये देखिए जय हनुमान, ये देखिए जय हनुमान जी। ये है उत्तर नंबर 11 और इसकी एक लाइन में क्या लिखा है जय हनुमान जी। सोचिए ऐसा करने वाले छात्र को टीचर ने 56% नंबर दे दिए हैं। अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। छात्र ने न सिर्फ भगवान को याद किया बल्कि कई खिलाड़ियों के नाम भी उत्तर पुस्तिका में डाले हैं। ये देखिए रोहित शर्मा इनको याद आ गए, विराट कोहली याद आ गए और हार्दिक भी याद आ गए। ये देखिए और हैरानी की बात यह है कि मास्टर साहब ने इसे भी चेक कर दिया और नंबर दे दिया। हालांकि चौके छक्कों की एक खबर हम आपको आगे दिखाने वाले हैं किस तरीके से अखिलेश जी ने क्या कहा, लेकिन यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात मालूम है क्या है? इन्होंने भगवान का नाम में भी स्पेलिंग में गड़बड़ किया है, वो भी ठीक से लिखना नहीं आया। खैर चलिए फिर भी पास हो गए। सोचिए डी फार्मा मेडिकल से जुड़ा हुआ एग्जाम है। डी फार्मा की पढ़ाई करने के बाद कोई फार्मासिस्ट बनता है, अस्पताल फार्मेसी के क्षेत्र में करियर बना सकता है, खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकता है। लेकिन अफसोस किंतु परंतु मगर जब कुछ शिक्षक की लापरवाही की वजह से एग्जाम में जय श्री राम और खिलाड़ियों के नाम लिखने वाले छात्र ऐसे अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे ये सब लिखने के बाद और आगे इस फील्ड में कुछ काम करेंगे, तो क्या वो लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होगा? क्या गारंटी है कि वो आगे चल के लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे? और इसका जिम्मेदार कौन है? वो शिक्षक जिन्होंने 4 छात्रों को पास कर दिया। हालांकि शिक्षक अपनी दलील ये दे सकते हैं कि देखिए इन्होंने भगवान जी को अभी याद करा है, जब ये पास होंगे तो भी सब कुछ भगवान भरोसे होगा। लेकिन अब आपको बता दें कि आखिर ये नंबर घोटाला सामने कैसे आया। देखिए इसका श्रेय जाता है वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एक पूर्व छात्र को, जिसने उत्तर पुस्तिका के दोबारा मूल्यांकन की मांग की। आरटीआई के तहत पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी गई, 18 छात्रों के रोल नंबर दिए गए और मांग की गई कि इनकी आंसर शीट को दोबारा से चेक किया जाए। और जब दोबारा कॉपी चेक हुई तो यह सामने आया कि 4 छात्रों ने अपनी कॉपी में जय श्री राम और क्रिकेटर्स के नाम लिखे और फिर भी शिक्षकों ने छात्रों को 75 में से 42 अंक देकर 56% नंबर से पास कर दिया। इसके अलावा बाकी के 3 छात्रों को भी 50% से ज्यादा नंबर दिए गए। मामला सामने आने के बाद राजभवन में शिकायत हुई और जांच में 2 शिक्षक दोषी पाए गए और दोबारा उत्तर पुस्तिका की जांच के बाद चारों छात्र को 0 नंबर दिए गए। इस नंबर घोटाले में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति का क्या पक्ष है, यह भी सुन लेते हैं। कॉपियों में ज़्यादा नंबर दिए गए हैं जितना उसमें, क्योंकि 2 बाह्य परीक्षकों से मूल्यांकन कराया गया, उसमें बाह्य परीक्षकों ने 0 नंबर दिए, जिसमें यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स दिए गए थे। अब जय श्री राम वाली कॉपी तो मेरे उसमें नहीं आई है। एक कॉपी मैंने देखी थी कल परीक्षा समिति में, उसमें कोई जय श्री राम या टीचर प्लेयर्स का नाम नहीं था, लेकिन उसमें जो लिखा था वो बहुत क्लियर नहीं था और कुछ भी ऐसा लिखा नहीं दिख रहा था जिस पे मार्क्स दिए जा सके, इररिलेवेंट सा लिखा हुआ दिख रहा था। तो शिक्षकों पे कार्रवाई तो जरूर होगी। अब हमारी परीक्षा समिति की टर्मिनेशन की ही परीक्षा समिति ने संस्तुति की है, लेकिन कार्य परिषद सुप्रीम बॉडी है और कार्य परिषद ही फाइनल निर्णय लेगी। जय श्री राम एक पवित्र शब्द है, इसमें भगवान श्री राम का स्मरण है। इसे नंबर घोटाले से जोड़ना असहनीय है और ये एक नैतिक भ्रष्टाचार है। लेकिन अगली खबर सुनकर आप जरूर बोलेंगे राम 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 राम, ये क्या हो गया है हमारे नेताओं को?
हम बात कर रहे हैं सत्ता के कलेश की, जो दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि चुनाव प्रचार में नए नए शब्द बाढ़ चल रहे हैं, नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है, नए नए डायलॉग बोले जा रहे हैं। और अगर टॉप ट्रेंडिंग सत्ता के कलेश की बात करें तो ये AIMIM अध्यक्ष ओवैसी साहब और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के बीच है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुमे पर शैतान कामयाब नहीं होगा, मतलब बात कल की वोटिंग की हो रही है। सत्ता के न्यूज मित्रों को बता दें कि कल शुक्रवार है और कल दूसरे चरण में 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले ओवैसी के जुम्मे वाले अटैक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संतोषी मां वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संतोषी मां शैतानों का नाश कर देंगे। 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। अरे भाई ओवैसी, जुम्मे के दिन शैतान, हम संतोषी माता सारे शैतान को डब्बा में बंद कर लेंगे, चिंता मत करें। सत्ता के ऐसे कलेश जो हम आपको दिखाते हैं, इन्हें सिर्फ बयानों की तरह मत समझिए, इन्हें नेताओं की भाषा के सैंपल के रूप में हर रोज नोट करते चलिए। सवाल यह भी है कि हर चुनाव में नेताओं की भाषा और सार्वजनिक विमर्श का स्तर इतना गिरा क्यों है? हमारे नेता असली मुद्दों पर बात करने के बजाय जहरीले जुबानी हमलों से माहौल बनाने में क्यों जुट रहे हैं? क्या माहौल बनाना ही चुनाव लड़ना है? चुनावी विमर्श का यह स्तर चिंताजनक है। चलिए अब आपको एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट की ओर लेकर जाते हैं, जहां पर वैसे तो इत्र की खुशबू ज्यादा आती है, लेकिन आजकल चुनावों की खुशबू बहुत ज्यादा है। क्यों? कन्नौज की हम बात कर रहे हैं और कन्नौज के कलेश की हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें बदलकर आज अखिलेश यादव ने खुद कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया है। 2019 में कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक डिंपल यादव को हराकर चुनाव जीते थे। इस बार उनका मुकाबला अखिलेश यादव से होगा। अखिलेश यादव के नॉमिनेशन के बाद कन्नौज का सियासी कलेश बढ़ गया है। बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कन्नौज के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करा दी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के पुराने उम्मीदवार तेज प्रताप अगर कन्नौज से लड़ते तो मैच नेपाल और भारत जैसा होता। अब अखिलेश आ रहे हैं तो मैच हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान की तरह होगा और जीतना भारत को ही होगा। सुब्रत पाठक ने क्रिकेट की भाषा में बयान दिया तो अखिलेश यादव का जवाब भी उसी भाषा में आया। उन्होंने कहा कि अगर पहली बॉल पर छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, हम 6 की 6 बॉल पर छक्का मारेंगे। एक बार दोनों नेताओं के बयान सुनते हैं, फिर आपको कन्नौज में अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच हुए मैच का छोटा सा रिप्ले दिखाएंगे। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है। पतगा भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा। देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद। सुब्रत पाठक जी वहाँ से हैं, ऑलरेडी सांसद हैं और उनको ऐसा कहा गया था कि जब वो चुनाव लड़ने गए थे कि कोई उनको हरा देगा तो उनको बड़ा जो है दिक्कत हो जाएगी, पर फिर भी उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया और उन्होंने काम किया है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इतना आसान हो जाएगा वहाँ पर। अखिलेश जी, शुरुआत में नानुकुर थी और फिर अचानक से ये फैसला है कि कन्नौज से लड़ेंगे। पहले आप कहते थे लड़ाएंगे, फिर खुद लड़ने आ गए। राजनीति में कभी कभी समय पे निर्णय लिए जाते हैं।
और कन्नौज के हमारे संगठन के लोग, कार्यकर्ता और आम जनता चाहती थी। कई साथी मिले, कई लोगों ने संपर्क किया और उसके बाद मैंने फैसला लिया कि जिस क्षेत्र से मैं सबसे पहले चुना गया था, जहाँ की जनता के बीच में इतना काम किया, इसलिए जनता ने कहा कि आपको दोबारा यहाँ आकर के हम चुनेंगे, आप आइए, चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। पिछले 2 चुनावों का 2014 और 19 का देखें तो बड़ी सीट डिफ़िकल्ट नहीं है? थोड़ा सा आपका बीपी नहीं बढ़ रहा, टेंशन? देखिए, जो लोग राजनीति में हैं, क्या बीपी बढ़ना, क्या बीपी डाउन होना, क्या शुगर बढ़ना, क्या शुगर जाना, इस समय सही मायने में जब बीजेपी के लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में चर्चा करती है जनता, तो उन्हें इलेक्ट्रल याद आ जाता है, उन्हें इलेक्ट्रल चाहिए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूपी आए तो कह रहे हैं कि सपा के जो शहजादे हैं उनके राज में महिलाएं मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था, और कांग्रेस के शहजादे जो हैं वो एक्सरे करके मंगलसूत्र छीनने का प्रयास करेंगे। चुनाव मुद्दे अब मंगलसूत्र पर हैं। देखिए, ये ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और केवल प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, उनके अन्य नेताओं का बयान देख लीजिए। ये रुझान है इस बात के कि आने वाले चुनाव में ये हारने जा रहे हैं। जब ये हारने लगते हैं तो मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। एक चीज़ और था, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की डिमांड थी इसीलिए आप चुनाव लड़ने आ गए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। आपके मित्र हैं, आपने उनके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो दोनों भाई बहन भी लड़ते हैं तो इस गठबंधन की लड़ाई मजबूत होगी? मैं किसी दल के नेता के बारे में या वो क्या फैसला ले रहा है मैं नहीं तय कर सकता हूँ। हाँ, राजनीति में और चुनाव में ये समय ऐसा है, जनता चाहती है बीजेपी हारे, और बीजेपी को हराने के लिए मजबूत से मजबूत प्रत्याशी ज़मीन पर होना चाहिए। इस बारे में उन दोनों से आपकी कोई बातचीत भी हुई? हम अलायंस में हैं, अगर कोई राय सुझाव देना पड़ेगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा सुझाव। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अखिलेश यादव के खुद इस चुनावी मैदान में उतरने से उनके काडर में कैसे जोश भरता है और किस तरीके से वो पूरी बेल्ट में एक नया माहौल क्रिएट होता है, ये देखना होगा, और इसको हम आपको बताते रहेंगे, तो आप ये शो देखते रहिए। कलेश सिर्फ कन्नौज में ही नहीं है। राहुल गांधी का 24 अप्रैल का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में हार के डर से कांप रहे हैं। आज पीएम मोदी ने इस पर जवाब दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राहुल गांधी को मेरा अपमान करने में मजा आता है। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस के शहजादे शब्द का भी इस्तेमाल किया। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है, ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। लेकिन अब बात करते हैं विरासत कर वाली सियासत की, जिस पर पिछले 24 घंटे से नॉनस्टॉप विमर्श हो रहा है, बहस हो रही है। कांग्रेस नेता सैम पिट्रोडा के बयान के बाद शुरू हुई है चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और कांग्रेस की जड़ों तक पहुंच गई है।
अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक के विरासत टैक्स वाले कानून की बात हो रही है। जब एक विषय को लेकर इतना कुछ हो रहा है तो सत्ता के न्यूज मित्रों के मन में विरासत टैक्स वाले सभी सवालों का सटीक जवाब जानने की इच्छा होगी। इसीलिए हमने आज विशेष कुंजी तैयार की है जिसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि क्या भारत में विरासत टैक्स लागू था, इस कानून को किसने बनाया, किसने हटाया, इस कानून में टैक्स की दरें 85% तक क्यों थीं, और दूसरा हिस्सा यह है कि अमेरिका में विरासत टैक्स वाले कानून का सच क्या है। वहां विरासत टैक्स के साथ साथ डेथ टैक्स का प्रावधान क्या सोचकर किया गया है, कितने राज्यों में विरासत टैक्स लागू है, क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी विरासत टैक्स का कंसेप्ट है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा जरूर। इन सवालों के जवाब आपको एक एक करके देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि आज विरासत टैक्स पर विस्तृत विश्लेषण की मुख्य वजह है पीएम मोदी का वो बयान जो आज उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान दिया। मुरैना में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए विरासत कानून को खत्म किया था ताकि विरासत में मिली संपत्ति सरकार के पास ना जाए। इस कटाक्ष से जो राजनीतिक घाव हुआ है उसे समझना जरूरी है। पहले आप कांग्रेस पर पीएम मोदी के विरासत वाले प्रहार का लेटेस्ट वर्जन देखिए, इसके बाद विरासत टैक्स वाले कानून के एक एक पहलू को सरल भाषा में आपके सामने रखेंगे। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया। तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। विरासत वाली इस लड़ाई का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आरोप भी कांग्रेस पर लग रहे हैं और चुनावी समय में यह मुद्दा भी कांग्रेस के नेता नहीं उठाया। कांग्रेस के नेता सैम पिट्रोडा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है और भारत में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि बाद में इस बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन तब तक यह बयान भारत में बहस और विमर्श का बड़ा विषय बन चुका है। सवाल यही है कि भारत में विरासत टैक्स कब था, कितना था, इसे क्यों हटाया गया। दरअसल सैम पिट्रोडा ने अमेरिका की जिस विरासत कर प्रणाली का जिक्र भारत के लिए किया था, उसी तरह टैक्स की व्यवस्था भारत में साल 1953 से लेकर 1985 तक लागू थी। अब यहां पर एक एक फैक्ट आप देखिएगा जरा। इस टैक्स को भारत में संपत्ति कर या संपत्ति शुल्क कहा जाता था। भारत में संपत्ति शुल्क की दरें कुछ परिस्थितियों में 85% 85% तक पहुंच जाती थी। यह कैसे होता था यह भी समझना जरूरी है। अब ध्यान से दीजिएगा, अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति किसी को मिलती है तो उसे तय सीमा से ऊपर की संपत्ति पर 85% टैक्स देना होता था। यह टैक्स तभी लगता था जब संपत्ति कानून के तहत तय की गई सीमा से अधिक हो। राजीव गांधी सरकार में साल 1985 में इसे खत्म करने का निर्णय लिया गया था। उस वक्त वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने इस कर व्यवस्था को खत्म कर दिया। 1.5 लाख की प्रॉपर्टी अगर विरासत में मिलती है तो 7.5% टैक्स लगता था। इस कानून को खत्म करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने अपने बजट भाषण में कहा था, एक ही व्यक्ति पर 2 तरह के टैक्स लगाना गलत है।
ये एक तरह शोषण करना है। मेरा मानना है कि एस्टेट ड्यूटी अपने मकसद को पूरा करने में असफल रही है। ना तो समाज में असमानता घटी है और ना ही इस टैक्स से सरकार को कोई बड़ा फायदा हुआ है। इस कर व्यवस्था को खत्म करते हुए सरकार ने उस वक्त कई दलीलें दी थी, जिसमें 3 मुख्य दलीलें आपको बता दी थी। नंबर 1, पहली दलील यह थी कि सरकार विरासत कर के चलते काफी सारे मुकदमों को के बोझ से दबी हुई थी। दूसरी दलील यह थी कि जिस उद्देश्य से इस टैक्स को लागू किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। तीसरी दलील यह थी कि उस टैक्स से हो रही कमाई कम थी और इसे लागू करने में प्रशासनिक खर्च ज्यादा थे। रिसर्च में हमें भारत के विरासत टैक्स से सरकार को हुए फायदे का जो ब्यौरा मिला है वो भी देखिए। 1984 से 85 में स्टेट ड्यूटी से जमा किया गया टैक्स सिर्फ 20 करोड़ रुपए था। 1979 से 80 में यह आंकड़ा 13 करोड़ था। 1978 से 79 में यह आंकड़ा करीब 11 करोड़ रुपए था। यानी दिक्कतें बहुत ज्यादा थीं और कुछ खास फायदा नहीं था। हालांकि आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं वो इन दलीलों से अलग हैं और विशुद्ध रूप से राजनीतिक हैं। अब विरासत पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में किस तरह जुबानी युद्ध शुरू हो चुका है, इसके हाइलाइट्स भी आपको जरूर देखने चाहिए। संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट हैं, कहा कि अमेरिका में जिस प्रकार की एक व्यवस्था है भारत में लागू कर देनी चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि परिवार में भी मुखिया की मृत्यु हो गई तो 100 पैसे में 55 पैसा या कांग्रेस के सरकार के खजाने में चला जाएगा और उस परिवार के पास केवल 45 पैसा रहे। कहां देश को ले जाना चाहते? इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था। यह तो बीजेपी का एजेंडा था। जब जयंत सिन्हा राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में, अरुण जेटली ने और सारे नेता और बुद्धिजीवियों ने इसकी वकालत की, पर हो नहीं। देखिए, राजनीतिक आरोप अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि भारत में विरासत कर को लेकर सच क्या है। इसको लेकर हमने कानूनी जानकारों से बातचीत की। उनका जो कहना है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। 1953 से 1985 तक ये कानून था, जिसको आप विरासत का कानून कहते हैं। और 1985 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस पीरियड में बहुत सोच विचार के बाद इस कानून को एबोलिश किया गया। उसका मुख्य कारण ये था कि इस कानून के अंतर्गत जितना टैक्स कलेक्शन में पैसा खर्च होता था वो टैक्स से ज्यादा था। अर्थात कलेक्शन में खर्च इतना ज्यादा हो जाता था कि देश को या रेवेन्यू को इसका कोई फायदा नहीं था। इसको देखते हुए, और ये अनपॉपुलर भी था, काफी लोग इसकी आलोचना करते थे कि ये क्या कानून है, क्या डबल टैक्स या ट्रिपल टैक्स लगेगा। अब आपको सरल भाषा में बताते हैं कि अमेरिका में विरासत टैक्स की स्थिति क्या है और कितना टैक्स वहां वसूला जाता है। पहली बड़ी बात यह है कि अमेरिका में कोई केंद्रीय विरासत टैक्स नहीं है। हालांकि अमेरिका के 6 राज्यों में विरासत टैक्स का प्रावधान है। अमेरिका में विरासत टैक्स की रेंज 1% से 20% तक है। यह इस बात पर तय होता है कि संपत्ति कितनी है। ज्यादा संपत्ति विरासत में मिली तो ज्यादा टैक्स देना होगा। विरासत टैक्स जीवित रहने के दौरान या मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को ट्रांसफर होने वाली संपत्ति पर लगता है। इसके अलावा एक डेथ टैक्स भी है जो अमेरिका के 12 राज्यों में लागू है। यह टैक्स मरने वाले व्यक्ति की उस संपत्ति पर लगता है जो किसी के नाम ट्रांसफर होनी है। तमाम राज्यों में अमेरिका का मैरीलैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां डेथ टैक्स और विरासत टैक्स दोनों लगते हैं। विरासत टैक्स दुनिया में किन किन देशों में लगता है और किस टैक्स दर से लगता है यह जरूर देखिए। सबसे ज्यादा विरासत टैक्स जापान में है। यहां टैक्स की जो दर है वो है 55%। अब इसके बाद दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। यहां पर अबाउट 50%, जर्मनी 50%, फ्रांस 45%, ब्रिटेन 40%, स्पेन 34%, जबकि स्विट्जरलैंड में 7% और इटली में 4% विरासत टैक्स लगाया जाता है। कुल मिलाकर हमने आपको विरासत टैक्स के सारा डेटा सब कुछ बता दिया। सत्ता की इस कुंजी को अपनी मेमोरी में सेव कर लीजिए। ये आपके आस पड़ोस के राजनीतिक विमर्श में आपकी मदद करेगी और आप तथ्यों के साथ इस मुद्दे पर को डिस्कस कर पाएंगे।
हालांकि नेताओं के बीच जो बहस चल रही है वो तथ्यों से ज्यादा आरोपों और इमोशंस पर आधारित है और फियर पर आधारित है, क्योंकि भारतीय राजनीति का सच ये है कि वोट हासिल करने के लिए तथ्यों से भी ज्यादा माहौल की जरूरत पड़ती है। और इस रील को आप सेव करके लोगों से शेयर भी करिए। खैर, नेता पूरे तन मन धन से चुनाव प्रचार में लगे हुए, हम सब देख ही रहे। 5 साल क्षेत्र से गायब रहने वाले नेता भी गांव गलियों में पसीना बहा रहे हैं। उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में तो गर्म हवा चल रही है। बावजूद इसके नेताओं के प्रचार वाले जोश में कोई कमी नहीं है, लेकिन लू वाली ये गर्मी चुनाव में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पसंद नहीं आ रही है। कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव है। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में। जिन जिलों में बाद में चुनाव है वहां भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। ऐसे में बिहार के भोजपुर जिले में ऐसे 400 कर्मचारियों को अचानक बुखार आ गया, जिन पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। चुनाव की ड्यूटी से दूरी बनाने वाले कर्मचारियों को सिर्फ बुखार ही नहीं आया, बल्कि कल तक जो कर्मचारी ठीक थे वो अचानक दिव्यांग हो गए। अब तक वो दिव्यांग नहीं थे, लेकिन चुनाव में ड्यूटी के नाम आते ही वो खुद को दिव्यांग बताने लगे। कुछ कर्मचारियों ने अपनी पत्नी के बुखार होने पर चुनावी ड्यूटी से नाम वापस ले लिया है। कई कर्मचारियों ने बताया कि उनकी मां बीमार है, उनका इलाज कराना है, इसलिए वो चुनाव ड्यूटी कराने में सक्षम नहीं है। मतलब नेता भले ही पूरी ऊर्जा से चुनाव में लगे हों, लेकिन कर्मचारी को चुनाव के नाम से बुखार आ गया है। अब इन कर्मचारियों का तापमान कितना है, बुखार इन्हें अंदर ही अंदर कितना जला रहा है, इसकी जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है, जो 3 दिनों तक कैंप लगाकर इन कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच करेगी। क्या सच में इन्हें बुखार है या फिर ये चुनावी बुखार है, बहुत जल्द पता लग जाएगा। दरअसल आरा लोकसभा और अंगियाओं विधानसभा उपचुनाव के लिए 21,000 कर्मचारियों का चयन हुआ था। इनमें लगभग 4,000 महिला कर्मी भी शामिल थी। इसके बाद करीब 400 कर्मचारियों ने ड्यूटी से हटने का आवेदन दिया, तो प्रशासन 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी बीमार कर्मचारियों की जांच विशेष डॉक्टरों की टीम से कराएगी। जांच के दौरान अगर कर्मचारी सही में बीमार पाए जाते हैं तो उन्हें चुनावी ड्यूटी से हटा दिया जाएगा या रिजर्व में रखा जाएगा। अब आगे क्या बताऊं मैं आपको, देखिए, ओहो, फिर से हूटर बज गया और ये हमारा स्पीड ब्रेकर है। खैर, बहुत सारी रील्स हैं, आपको शेयर करनी चाहिए, अपना ज्ञान लोगों के साथ बांटना चाहिए। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।